प्यारे भाई बात यह है, प्रोफेसर मुजाहिद ने अल्फ लैला छेड़ी। हमारी बहू के पीछे खबीस समंदर से लगा है। बहू जब अपनी फैमिली के साथ हॉक्सवे गई तो जरूरत के तहत उन झाड़ियों में चली गई जो हट के बाईं जाने मौजूद थी। अगरचे हमारी बहू अपनी 2 बहनों के साथ गई थी, लेकिन बहनें झाड़ियों के बाहर खड़ी रही थी, जबकि ये अंदर चली गई थी। उधर किसी के आने का इम्कान न था। बहू एहतियातन अपनी निगरानी के लिए उन्हें अपने साथ ले गई थी। हमारी बहू को यह बात मालूम नहीं थी कि उन झाड़ियों में खबीस का बसेरा है। बहू झाड़ियों से खौफजदा होकर जरूर निकली, लेकिन वो ये अदराक न कर सकी कि किस किस्म की बला उसने अपने सर मुंड ली है। इस तरह की चीजें बंदे के अंदर दाखिल हो जाती हैं। उनका तरीका वारदात ये होता है कि बंदे को मफलूज कर देती हैं, उसे बीमार डाल देती हैं, उसकी रगों में खून के साथ गर्दिश करने लगती हैं। किसी को अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। मुतासिर बंदे को भी कुछ नहीं मालूम होता, बस वो खुद को बीमार समझता है। उस खबीस ने बहू को पूरी तरह जकड़ लिया है, उसके घुटने बेकार कर दिए हैं। दम किए हुए पानी से वो वक्ती तौर पर संभल गई है, लेकिन ये मुस्तकिल इलाज नहीं। हमें बहू को उस खबीस से आजाद कराना होगा। निसार अय्यूब प्रोफेसर की कहानी मुंह खोले सुन रहे थे। इस इंकशाफ पर कि उनकी बहू नाज़नीन किसी की चपेट में है, वो सख्त परेशान हो गए थे। घबरा कर बोले, प्रोफेसर मुजाहिद अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अंग्रेज यहाँ से जाएंगे और पाकिस्तान आजाद होगा। प्रोफेसर मुजाहिद ने बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश की। प्रोफेसर साहब मैं संजीदा हूँ, निसार अय्यूब बोले। तो प्यारे भाई मैंने कौन सी गैर संजीदा बात की है? क्या अंग्रेज के जाए बगैर पाकिस्तान आजाद हो सकता है? पर नाला फिर वहीं गिरा। आप मुझे माफ नहीं कर सकते। निसार अय्यूब की परेशानी में कोई कमी ना आई। मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन आपकी परेशानी से क्या होगा? वो खबीस तो भागने से रहा, फिर कौन भगाएगा उसे? मैं भगाऊंगा उस खबीस को। निसार अय्यूब आप परेशान क्यों होते हैं? प्रोफेसर मुजाहिद ने तसल्ली आमेज लहजे में कहा, जहां से वो आया है उसे वहीं छोड़कर आना होगा। जान छोड़ जाएगा वो? निसार अय्यूब ने पूछा। कोशिश तो मेरी यही होगी, प्रोफेसर मुजाहिद संजीदगी से बोले। मैं एक सफेद धागा दूंगा, उसमें 7 गिरा लगी होंगी। ये धागा उसी जगह समंदर में फेंकना होगा जहां से वो पीछे लगा था। बहू को साथ ले जाना होगा। ये काम आपकी निगरानी में होगा। अली निसार हमरा जा सकते हैं, भाभी को भी साथ ले जाना होगा। प्रोफेसर साहब कोई परेशान कुन मसला तो दरपेश नहीं होगा? निसार अय्यूब झिझकते हुए बोले। क्या आप साथ नहीं जाएंगे? नहीं, मैं साथ नहीं जाऊंगा। मैं सैटेलाइट के जरिए इस ऑपरेशन की निगरानी करूंगा। आखिर को मैं किसी अमेरिकी सदर से कम हूँ? एक बार फिर उनकी रगे जराफत फड़की। अच्छा, उनकी बात सुनकर निसार अय्यूब मुस्कुराए बिना ना रह सके। जाना कब होगा? आज क्या दिन है? फिर फौरन ही बोले, आज तो इतवार है। तो प्यारे भाई आपको हॉक्सवे जाना होगा जुमेरात की सुबह, ठीक है? जुमेरात की सुबह 7:30 बजे के करीब निसार अय्यूब अपने बहू, बेटे और बेगम फरीदा के साथ गाड़ी में हॉक्सवे की जानिब आज़म में सफर हुए। प्रोफेसर मुजाहिद फजर के बाद घर आकर निसार अय्यूब को धागा दे गए थे, साथ बता गए थे क्या करना कैसे करना है। ये बटा हुआ धागा था डोरी नुमा, कोई 9 इंच लंबा होगा। उसमें 7 गिरहें लगी थी। निसार अय्यूब ने बहुत एहतियात से अपनी जेब में रख लिया और रास्ते भर जेब पर हाथ रखकर तस्दीक करते रहे कि धागा जेब में मौजूद है या नहीं। सरदस्त मसला ये था कि उस जगह कैसे पहुंचा जाए जहां 10 माह पहले नाज़नीन की फैमिली ने पिकनिक मनाई थी। नाज़नीन को रास्ता मालूम न था, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा था कि अगर उन्हें आसपास के इलाके में पहुंचा दिया जाए तो वो हट पहचान लेंगी। अली निसार ने नाज़नीन के भाइयों से बात करके उस हट की लोकेशन का अंदाजा कर लिया था। इस वक्त गाड़ी अली निसार ही चला रहे थे। प्रोफेसर मुजाहिद की हिदायत थी कि धागा उसी हट के सामने समंदर बर किया जाए जहां ये पिकनिक मनाई गई थी। अगर हम उस जगह ना पहुंच सके तो? निसार अय्यूब ने पूछा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप लोग वहां जरूर पहुंच जाएंगे। प्रोफेसर मुजाहिद के लहजे में यकीन था और ऐसा ही हुआ। किसी खास दिक्कत के बगैर वो लोग मतलूबा हट तक पहुंच गए। निसार अय्यूब ने अपने बेटे अली निसार को गाड़ी में दोनों खवातीन के साथ छोड़ा और खुद समंदर की तरफ चले। सड़क से उतरते ही ढलानी रास्ता था। वो हट तक पहुंचते पहुंचते हमवार हो गया था। दाएं जानिब घनी झाड़ियां थी। गाड़ी में मौजूद किसी को यह मालूम न था कि निसार अय्यूब यहाँ क्यों आए हैं। अलबत्ता अली निसार को थोड़ा बहुत अंदाजा था कि अब्बा प्रोफेसर मुजाहिद की दी हुई कोई चीज समंदर बर करने आए हैं। प्रोफेसर ने जो कुछ बताया था वो बस निसार अय्यूब तक महदूद था। निसार अय्यूब बज़ाहिर पूरे एतमाद से समंदर की जानिब बढ़ रहे थे, लेकिन कभी चंद लम्हों के लिए खौफ की एक लहर आकर गुजर जाती थी। हट के दाएं जानिब से रास्ता घूमकर समंदर पर निकलता था। इस वक्त सुबह के 9 बजे थे। सूरज पूरी आबोताब के साथ रोशन था। समंदर पर अभी रश ज्यादा नहीं था। 1-2 खानदान समंदर की लहरों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे।
निसार अय्यूब ने अपने जूते उतार कर रेत पर रखे और पैन के पांचे चढ़ाकर समंदर की तरफ बढ़े। जब वो घुटनों तक पानी में चले गए तो उन्होंने खड़े होकर एक नजर अपने अतराफ डाली। कोई मुतवज्जा न था। उन्होंने जेब से धागा निकालकर उसे तह किया और जितने जोर से उसे समंदर की तरफ उछाल सकते थे उछाला और फौरन वापसी के लिए कदम उठा दिए। प्रोफेसर मुजाहिद की खास हिदायत थी कि जब धागा समंदर में फेंक दो तो फिर पीछे पलटकर मत देखना। निसार अय्यूब ने मनोमन उनकी हिदायत पर अमल किया था। नाज़रीन और फरीदा गाड़ी में बैठी थी। अली निसार गाड़ी से उतरकर सड़क पर टहल रहे थे। वो बेचैनी से निसार अय्यूब का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो उन्हें आते नजर आए वो उनकी तरफ लपके और करीब पहुंचकर बोले, अब्बा जान, हो गया काम? हाँ बेटा, निसार अय्यूब ने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कोई परेशानी तो नहीं हुई? अली निसार ने पूछा। नहीं बेटा, निसार अय्यूब बोले। अली इधर का हाल सुनाओ, यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं हुई? नाज़रीन ने परेशान तो नहीं किया? अब्बाजान, जैसे ही आप समंदर की तरफ गए तो नाज़रीन ने गाड़ी से निकलने की कोशिश की थी। अम्मी ने बड़ी मुश्किल से नाज़रीन को समझा बुझाकर रोका। अली ने बताया। क्यों निकलना चाह रही थी? निसार अय्यूब ने पूछा। वो झाड़ियों में जाना चाह रही थी, अली निसार ने बताया। फिर? निसार अय्यूब बोले। अम्मी ने कहा कि जब तक अली के अब्बाजान नहीं आ जाते तुम बाहर नहीं निकल सकती। वो बाहर निकलने को सख्ती से मना कर गए हैं, अली निसार ने कहा। वो दोनों बातें करते गाड़ी तक आ गए थे। अली निसार ने पूछा, चले अब्बा? हाँ, निसार अय्यूब ने कहा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठ गए। अली निसार घूमकर ड्राइविंग सीट पर आ गए। अब्बाजान, नाज़रीन ने पीछे से मुखातिब किया। उनकी आवाज में अजब वहशत थी। निसार अय्यूब परेशान हो गए। उन्होंने पलटकर कहा, जी बिटिया। अब्बाजान, मेरी बात सुने। निसार अय्यूब को महसूस हुआ जैसे नाज़रीन कोई खास बात करना चाह रही हैं। उन्होंने पूछा, क्या उतरकर तुम्हारे पास आ जाऊं? जी अब्बाजान। नाज़रीन के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। निसार अय्यूब फौरन गाड़ी से बाहर आ गए और पिछले दरवाजे से नाज़रीन ने उतरने की कोशिश की तो फरीदा ने उन्हें पकड़ लिया और सख्ती से बोली, बाहर मत निकलो। भाई क्या मसला है? निसार अय्यूब ने बीवी से मुखातिब होकर कहा। कुछ नहीं, आप गाड़ी में बैठे और चलें, फरीदा फैसला कुन अंदाज में बोली। निसार अय्यूब खामोशी से फ्रंट सीट पर आकर बैठ गए तो पीछे से फरीदा की आवाज आई, अली जल्दी चलो। अली निसार ने तेजी से गाड़ी बैक की और फिर तेजी से ही घुमाकर सड़क पर डाल दी। 15-20 मिनट तक गाड़ी में खामोशी का राज रहा। निसार अय्यूब चाह रहे थे कि किसी पब्लिक बूथ से टेलीफोन करके प्रोफेसर मुजाहिद को सूरत हाल से आगाह कर दें, लेकिन रास्ते में कोई पब्लिक बूथ नजर नहीं आया। तब उन्होंने एक जनरल स्टोर देखकर गाड़ी रुकवाई और अली से कहा, बेटा देखना यहाँ टेलीफोन है क्या? अली ने स्टोर से वापस आकर बताया, जी अब्बाजान, टेलीफोन है। निसार अय्यूब गाड़ी से उतरे तो फरीदा भी बाहर आ गई और उनके पीछे आते हुए बोली, सुनिए। क्या हुआ? निसार अय्यूब ने रुक कर पूछा। तो नाज़रीन को वॉशरूम की शदीद जरूरत है, परेशान हो रही है, फरीदा ने कहा। लेकिन यहाँ कहाँ जाएगी? निसार अय्यूब ने इधर उधर नजरें घुमाई। बाएं हाथ एक और जीली सड़क थी और 7 क्वार्टर नुमा घर बने हुए थे। उन्होंने कहा, यहीं किसी घर में जाना होगा। ठीक है, मैं ले जाती हूँ, फरीदा ये कहकर गाड़ी की तरफ बढ़ी। बेगम एक मिनट, निसार अय्यूब ने उन्हें रोका। मैं जरा प्रोफेसर मुजाहिद को फोन करके आ जाऊं, फिर आप ले जाइएगा। अच्छा, फरीदा ने इस बात में गर्दन हिलाई और गाड़ी में जा बैठी। 2 मिनट बाद ही निसार अय्यूब स्टोर से बाहर आ गए और नाज़रीन को वॉशरूम ले जाने का ग्रीन सिग्नल देते हुए कहा, जल्दी वापस आ जाएं। 10-15 मिनट में दोनों की वापसी हो गई। घर के मकीब अखलाक थे। उन्होंने खंदा पेशानी से इस्तकबाल किया, यहाँ तक कि चाय पीने की पेशकश की। नाज़रीन जो वहशत ज़दा और उलझी हुई सी दिखाई दे रही थी वो अब शांत हो चुकी थी। वापसी पर जाने क्यों इस कदर ट्रैफिक जाम हो गया कि घंटे 1.5-2 घंटे का सफर 3-4 घंटे में कटा। जब घर पहुंचे तो थकन से बुरा हाल था। रात को प्रोफेसर मुजाहिद निसार अय्यूब के घर आ गए। उन्होंने तफसील से सारा हाल सुना और फिर अपने मखसूस अंदाज में बोले, प्यारे भाई, आपका दौरा कामयाब रहा। वो जहाँ से आया था उसे वहीं वापस भेज दिया है। उसने आखिरी कोशिश के तौर पर बहू को गाड़ी से निकालकर झाड़ियों में ले जाने की कोशिश की थी, जिसे भाभी ने नाकाम बना दिया। अगर नाज़रीन बेगम के कंट्रोल में ना आती और झाड़ियों में चली जाती तो? सवाल हुआ। तो कुछ ना होता, थोड़ी बहुत पेचीदगी हो जाती, हम संभाल लेते, प्रोफेसर मुजाहिद ने कहा। अब क्या करना है? अल्लाह का शुक्र अदा करना है, प्रोफेसर मुजाहिद मुस्कुरा कर बोले। इसके अलावा? निसार अय्यूब ने पूछा। आप जरा बहू को बुलवाएं, मैं एक नजर देख लूं, फिर आगे बताता हूँ। ड्राइंग रूम के अंदरूनी दरवाजे में जाकर उन्होंने अली निसार को आवाज लगाई, अली जरा बहू को तो लेकर आओ। जी अच्छा अब्बाजान, अंदर से आवाज आई। घुटने की तकलीफ कैसी है? कम है लेकिन खत्म नहीं हुई, 1-8 हफ्ते में खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। कोई एहतियात वगैरह? बस मगरिब के बाद बहू घर से बाहर न निकले, प्रोफेसर मुजाहिद ने कहा, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो मगरिब के आध घंटे के बाद
घर से निकले और टेलीफोन पर मुझे बता दें। ठीक है, निसार अय्यूब ने कहा। इतने में नाज़रीन अली निसार के साथ ड्राइंग रूम में आ गई। प्रोफेसर मुजाहिद ने उन्हें अपने सामने वाले सोफे पर बैठने का इशारा किया, एक नजर अध खुले चेहरे पर डाली और दोनों हाथों के नाखूनों को बगौर देखा और एक पुरसुकून सांस लेकर बोले, अल्लाह तेरा शुक्र है। इसके बाद नाज़रीन से मुखातिब हुए, बस जाएं बिटिया, अल्लाह ने आप पर बड़ा करम कर दिया। नाज़रीन ने अदब से प्रोफेसर मुजाहिद को सलाम किया और अली निसार के साथ ड्राइंग रूम से निकल गई। प्यारे भाई, बात यह है, नाज़रीन के जाने के बाद प्रोफेसर मुजाहिद निसार अय्यूब से मुखातिब होकर बोले, सैलाब हमेशा तबाही लाता है। जब वो वापस जाता है तो अपनी तबाही के निशानात छोड़ जाता है। इन खबीसों का भी यही वतीरा है, जब किसी लड़की को जकड़ते हैं तो इसी तरह तोड़ फोड़ कर देते हैं और वापसी पर अपने असरात छोड़ जाते हैं। अल्लाह मालिक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। पानी की एक बोतल मंगवाओ, मैं पानी दम कर देता हूँ, बहू वो पीती रहे। पानी खत्म होने लगे तो उसमें और मिला ले, ठीक है? हाँ, एक बात और। फिर जो बात प्रोफेसर मुजाहिद ने बताई वो खासी चौंका देने वाली थी। इधर दिलदार बख्श और खालिद कुरैशी की गाड़ी ने कलाबाजी खाई और उधर माई पंखी कोयले से लकीर खींचती रुक गई। उसने अचानक एक जोरदार धमाके के साथ आग के शोले उठते देखे। नहीं माने ना, अब भुगतो, जिंदा जलो आग में, माई पंखी गुस्से से बोली। अनारा चारपाई पे बैठी माई पंखी को बगौर देख रही थी। उसने अनारा को आज की रात दूसरा घर दिखाने की बात की थी। माई पंखी 6 घर बना चुकी थी, 7वां बनाने जा रही थी कि एकदम गुस्से में आ गई। अम्मा क्या हुआ, क्यों गुस्सा कर रही है? अनारा ने पूछा। अंजू 2 पुलिसी हैं, मना किया था कि कागज मत देखना, लेकिन नहीं माने। अब बंद गाड़ी में पड़े झुलस रहे हैं, मैं क्या करूं? माई पंखी बोली। अच्छा चल दफा कर उन्हें, आजा हम अपना खेल शुरू करते हैं। उसने फिर 7वां घर मुकम्मल किया और फुसक्कड़ मार कर बैठ गई और अनारा से बोली, चल अंजू चल आजा, दूसरे घर में बैठ जा। अनारा उसी अंदाज में जिस तरह माई पंखी बैठी थी दूसरे घर में बरजमान हो गई। माई पंखी ने गले से भारी तावीज उतारकर उसे बाएं हाथ पर रखकर मुट्ठी सख्ती से बंद कर ली और अनारा से बोली, देख अंजू। एकदम अनारा के सामने एक मंजर खुला। एक 13-14 साल की लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में कंधे पर बैग लटकाए गली में जाती नजर आई। ये एक चौड़ी गली थी, आमने सामने घरों के दरवाजे थे, छोटे छोटे घर, निचले मुतवस्सित तबके की बस्ती। ये 13-14 बरस की लड़की 9वीं क्लास की तालिबा थी। उठान अच्छी थी, लिहाजा अपनी उम्र से 2 बरस बड़ी नजर आती थी। गोरी चिट्टी दिलकश आंखें, मशहूर कुन सरापा। गली मोहल्ले के हर लड़के की उस पर नजर थी, लेकिन वो अपनी नजरें हमेशा नीची रखती। उसे मालूम ही ना था कि कौन लड़का कहाँ खड़ा है और कौन उसके पीछे चल रहा है। गली के आखिर में एक छोटा सा चौक था, वहाँ 2-4 दुकानें थी, उन्हीं में एक पनवाड़ी भी था। बाप के अचानक इंतकाल के बाद उसके 16-17 साल लड़के ने दुकान संभाल ली थी। उसकी दुकान पर मोहल्ले के नौजवान ओबाश लड़के खड़े रहते थे, जो हर आने जाने वाली लड़की को देखकर उस पर कोई जुमला कसना, कोई गाना गाकर अपनी नाआसूदा ख्वाहिशों का इजहार करना फर्ज अव्वलीन समझते थे। 9वीं क्लास की ये तालिबा अफशा उनके खास निशाने पर थी, लेकिन उनकी शराफत के सामने उनकी कोई पेश नहीं चल रही थी। अफशा अपनी पड़ोसी लड़की ताहिरा के साथ स्कूल जाया करती थी। ताहिरा को नजर नीची रखने की आदत न थी। वो स्कूल जाते हुए इर्द गिर्द खड़े लड़कों के बारे में अपनी रनिंग कमेंट्री जारी रखती थी। अफशा उसको कितना ही टोकती, लेकिन उसकी सेहत पर कोई असर न पड़ता। उस कमेंट्री का नतीजा ये निकला कि अफशा के कान आंखें बन गए। वो काफी अरसे से किसी असद नामी लड़के के बारे में सुन रही थी, जो उनके ताक़ुब में रहता था, लेकिन उसने कभी कोई ओछी हरकत नहीं की थी। वो बस खामोशी से उनके पीछे चलता और स्कूल से वापस लौट जाता था। ताहिरा अक्सर उसे उकसाती, नजरें उठाकर उसकी तरफ देखने की फरमाइश करती, ये बावर कराने की कोशिश करती कि सिर्फ अफशा के लिए आता है। अफशा इन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। ताहिरा ने जब देखा कि अफशा के दिल का मोम पिघलता ही नहीं, तो उसने एक नया गुल खिलाया। एक दिन बेचैन ताहिरा ने अपने पास से गुजरते असद से बड़े रसान से कहा, यूं आखिर कब तक पीछे किए जाओगे, कुछ मुंह से तो बोलो। ताहिरा की इस हरकत पर अफशा ने उसकी जोर से चुटकी ली। वो बिलबिला उठी, मुझे क्यों नोचती है, इस गूंगे से क्यों नहीं पूछती? फिर एकदम ख्याल आया, क्या पता कहीं ये सचमुच गूंगा ना हो। असद मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया, वो कुछ नहीं बोला। उसके आगे जाने के बाद अफशा ने ताहिरा की अच्छी खासी खबर ली। उसे शदीद गुस्सा आया और गुस्से में उसने ताहिरा से दोस्ती तोड़ ली। आज वो अकेली स्कूल गई और वापस आई थी। उसे सबसे ज्यादा परेशानी पान की दुकान पर खड़े लड़कों के करीब से गुजरते हुए होती थी। ताहिरा साथ होती तो वो हिम्मत करके वहां से गुजर जाती थी। आज स्कूल जाते उस दुकान के सामने से गुजरते उसे पसीने आ गए थे। 1-2 लड़कों ने उसका पीछा भी किया था,
इन्हीं में से किसी लड़के ने फिल्मी मकाल में बोलते हुए उसका दुपट्टा खींचने की कोशिश की थी। नजदीक ही असद मौजूद था। वो कदोकाट का अच्छा था। उसने इस सूखे सड़े लड़के की अच्छी खासी पिटाई कर दी और उसे बाहिफाजत स्कूल तक छोड़ कर गया। स्कूल के गेट के नजदीक पहुंचकर अफशा चंद लम्हों के लिए रुकी। जैसे ही असद उसके करीब आया, उसने पहली बार नजर उठाकर असद को देखा और धीरे से बोली, आपका शुक्रिया। फिर शुक्रिया अदा करके वो वहां रुकी नहीं थी। उसने असद का जवाब भी सुनने की कोशिश नहीं की थी। असद अच्छे डील डॉल का 18-19 साल का वजी लड़का था। वो एक नजर में उसकी आंखों में बस गया। इसके बाद खुतूत का सिलसिला शुरू हुआ और चलता रहा। अफशा मैट्रिक में पहुंच गई। अब उसे सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त हर जगह असद का ख्याल रहने लगा। उसके अंदर की कैफियत बदल गई। वो जो इन मामलात से दूर भागती थी, अब इस मामले में अंदर तक उतर गई। ताहिरा से फिर दोस्ती हो गई। जो बातें उसे पहले बुरी लगती थी, अब वो बातें अच्छी लगने लगी। अपने दिल का हाल तमाम कहने के लिए उसने ताहिरा को राजदार बना लिया। असद ने अब बाहर मिलने का तकाजा शुरू किया। उसके बेहद इसरार पर वो ताहिरा के साथ एक पार्क में मिलने लगी। ताहिरा पार्क में जाकर अलग हो जाती और वो दोनों किसी तन्हा बेंच पर जा बैठते। ऐसा 2-3 बार हुआ। असद को ताहिरा की मौजूदगी खटकती थी। वो चाहता था कि ताहिरा उनकी मुलाकातों में हायल ना हो, लेकिन अफशा खौफजदा रहती थी। ताहिरा की वजह से उसे तहफ्फुज हासिल था। अफशा के वालिद और भाई एक गारमेंट्स फैक्ट्री में मुलाजिम थे। देखे जाने की सूरत में उस पर कयामत टूट सकती थी। एक दिन स्कूल से छुट्टी के बाद स्कूल से बाहर निकली तो असद गाड़ी लिए सामने खड़ा था। उसने अफशा और ताहिरा को साथ बिठाया। रास्ते में उसने अफशा को बताया कि वो उसे अपनी बड़ी बहन से मिलाना चाहता है। वो उससे मिलने के बाद अम्मी से सिफारिश करेंगी, फिर अम्मी अब्बू उसके घर आएंगे। ये एक अच्छी खबर थी। अफशा चाहती थी कि ताहिरा भी साथ चले, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया। तो उसने ताहिरा को घर के नजदीक छोड़ा और उसे लेकर आगे बढ़ गया। असद एक बातूनी लड़का था। वो रास्ते भर अफशा को शादी के ख्वाब दिखाता आया। अफशा बहुत खुश थी कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा लड़का आया था जिसने उससे कभी कोई गैर इखलाकी बात न की थी। अब वो उसे बड़ी बहन से मिलाने ले जा रहा था कि शादी में हायल रुकावटें दूर हों। जब वो दोनों हंसते मुस्कुराते सीढ़ियां चढ़ते आखिरी यानी चौथे फ्लोर के एक फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचे तो असद ने एक ऐसी हरकत की कि अफशा परेशानी में मुब्तला हो गई और बात थी भी परेशानी की। असद ने जीन्स की जेब से एक लंबी चाबी निकाली और दरवाजे में लगे ताले के सुराख में डाल दी और उसे देखकर मुस्कुराया। ये आपकी बहन का घर है? अफशा ने परेशान होकर पूछा। हाँ। असद ने पूरे एतमाद से चाबी घुमाई। वो कहाँ है और उनके घर की चाबी आपके पास क्यों है? अफशा की घबराहट बदस्तूर थी। असद दरवाजा खोलते खोलते रुक गया और उसकी तरफ पलटते हुए बोला, बाजी एक स्कूल में हेड मिस्ट्रेस है। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे स्कूल से आने में देर हो जाए तो परेशान ना होना। ये डुप्लीकेट चाबी रख लो। दरवाजा खोलकर इत्मीनान से बैठ जाना और अफशा को कोल्ड ड्रिंक पिलाना ना भूलना। इतना बोलकर उसने अफशा की तरफ देखा। अब तुम बैठना ना चाहो तो वापस चलते हैं। ये कहकर उसने अफशा के जवाब का इंतजार न किया। दरवाजा लॉक किया और सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। आओ चले। नहीं असद, बाजी बुरा मानेंगी। कुछ देर इंतजार कर लेते हैं, अफशा बोली। जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर उसने तेजी से ताले में चाबी घुमाई और दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने की जगह दी। जब वो अंदर आ गई तो असद ने लाउंज की लाइट रोशन की। अगरचे ये दोपहर का वक्त था, लेकिन फ्लैट में अंधेरा था। लाउंज में 4 कुर्सियों वाली छोटी शीशे की डाइनिंग टेबल पड़ी थी। अफशा ने अपना बैग टेबल पर रखा। लाउंज में चारों तरफ नजर घुमाई। असद ने दरवाजा लॉक किया और चाबी ताले में लगी छोड़ दी। तो उसने ड्राइंग रूम की लाइट जलाई और अफशा से पूछा, कहाँ बैठेंगी मोहतरमा? असद यहीं बैठ जाते हैं, अफशा डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए बोली। वो चाहती थी कि दरवाजे के करीब रहे। इसका मतलब है कि अफशा साहिबा को खासी भूख लगी है, असद ने शरारत से कहा। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं, अफशा चोर सी बन गई। बाजी का घर देख लो, फिर जहाँ दिल चाहे बैठ जाना। असद ने बेडरूम की तरफ कदम बढ़ाए। इस फ्लैट में 2 बेडरूम से नफासत से सजे हर कमरे से बहन का सलीका झलकता था। असद बेडरूम्स की लाइट जली छोड़कर उसे लाउंज में ले आया और बोला, जी अफशा, कहाँ बैठेंगी? यहाँ बैठ जाते हैं, अफशा ने डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी खींचते हुए कहा। भाई इससे पहले कि बाजी आ जाए हमें कोल्ड ड्रिंक पी लेनी चाहिए, वरना वो आते ही मेरी पिटाई करेंगी। आखिर वो हेड मिस्ट्रेस हैं। असद फ्रिज की तरफ बढ़ते हुए बोला। अफशा मुस्कुरा कर रह गई। असद ने ठंडी मशरूब की बोतल निकाली। उसमें बमुश्किल 1-1.5 गिलास मशरूब नजर आ रहा था। उसने 2 गिलास और बोतल मेज पर रखी। ढक्कन खोलकर मशरूब गिलास में उंडेला। उस बोतल में इतना ही मशरूब था कि गिलास भर सका। भरा गिलास असद ने अफशा की तरफ बढ़ाया। लीजिए मोहतरमा, आप शुरू कीजिए। मैं अकेली पीऊंगी क्या? अफशा दूसरे गिलास की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली। आधा आधा कर लेते हैं। अरे नहीं, असद खाली गिलास अपने कब्जे में करते हुए बोला। फ्रिज में एक बोतल और है, मैं वो निकालता हूँ, देख ले बोतल है भी कि नहीं। अफशा हंसकर बोली, ऐसा नहीं हो सकता,
मेरी बाजी ऐसा गैर जिम्मेदाराना काम नहीं कर सकती कि फ्रिज में बोतल ना हो और पीने की दावत दे दें। असद ने बड़े यकीन से कहा। फ्रिज में नई बोतल मौजूद थी। उसने ढक्कन खोलकर अपना गिलास खाली भर लिया और उसके सामने आ बैठा और फिर घड़ी पर नजर डालते हुए बोला, पता नहीं बाजी कब आएंगी। मेरा ख्याल है कि कोल्ड ड्रिंक पीकर निकलते हैं। बंद घर में बैठने से कहीं बेहतर है कि बाहर निकलें। चलो समुद्र पर चलते हैं। चलेंगे, पहले बाजी से तो मिल लें। खाली फ्लैट देखकर जो हॉल उठा था वो असद की बातों की वजह से खत्म हो गया था। वो पुरसुकून हो गई थी। उसे यकीन आ गया था कि असद जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। इसमें कोई शुबा नहीं कि ये घर असद की बाजी का था, मगर बाजी ने अफशा को मुलाकात के लिए घर बुलाया था। ये 100% झूठ था। बाजी बेचारी अपनी फैमिली के साथ कोयटा गई हुई थी। चाबी वो अपनी माँ को दे गई थी कि असद को भेजकर घर चेक करवा लें, क्योंकि बंद घर चोरों और डाकुओं के लिए इंतहाई कशिश रखता है। बहन का खाली घर देखकर असद ने डाके की मंसूबाबंदी कर ली थी। इस वक्त डाके का पहला सीन जारी था। कोल्ड ड्रिंक में पहले से ख्वाब आवर दवा मिलाई जा चुकी थी। शिकार अपने अंजाम से बेखबर खुशी खुशी मशरूब नोश जां कर रहा था और शिकारी की आंखों में गिलास खाली होते देखकर नशा बढ़ता जा रहा था। असद ने गिलास उठाकर मशरूब का आखिरी घूंट लिया और अफशा को इस तरह तासुर दिया जैसे वो इस इंतजार में है कि कब अफशा गिलास खाली करे और वो लोग यहाँ से निकलने की तैयारी करें। उजरत के इस तासुर ने अपना काम दिखाया। अफशा ने जल्दी जल्दी कोल्ड ड्रिंक के घूंट भरे और गिलास खाली कर दिया। असद ने दोनों गिलास किचन में जाकर धोए, बोतल फ्रिज में रखी और अफशा की तरफ देखा और बोला, हाँ अफशा चलें, बाजी तो नहीं आई? जी, अफशा ने जवाब दिया, लेकिन उसे ये याद न रहा कि असद ने उससे क्या कहा था। जिसके जवाब में उसने जी कहा था उसके दिमाग में गुबार सा भर गया था। इससे कबल की वो बेसुध होकर कुर्सी से गिरती। असद ने उसे थाम लिया और उठाकर बेडरूम में ले आया। 2-3 घंटे के बाद जब अफशा को होश आया तो उसे अपनी तही दामनी का एहसास हुआ। शिकार हो जाने पर उसके दिल में शदीद टीस सी उठी। उसकी आंखें बेख्तियार छलक पड़ी। वो तकिए में मुंह छुपाकर बिलक बिलक कर रोने लगी। अपने लुटने का एहसास तो था ही, ये गम उसके सिवा था कि असद ने उसके साथ धोखा किया था, उसका एतमाद पारा पारा किया था। असद ने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी और कहा कि गहरी नींद में उसका हुस्न बलाखेज देखकर वो खुद पर काबू ना रख सका। ये ना बताया कि कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोली किसने डाली थी। उसने बहन के बारे में बताया कि वो स्कूल में टीचर्स की मीटिंग में फंस गई थी, इसलिए ना आ सकी। ये ना बताया कि वो इस शहर में ही नहीं थी और आइंदा उनसे मुलाकात का कोई इम्कान नहीं था। असद ने उसके आंसू पोंछकर तसल्ली दी कि वो जल्द अपने वालिदैन को उसके घर भेजेगा। अगर वालिदैन ना माने तो वो उससे कोर्ट मैरिज कर देगा, उसे अपना बना लेगा, वो परेशान ना हो। लेकिन परेशानी तो उसका मुकद्दर हो चुकी थी। वो अफशा को गाड़ी में बिठाकर उसे घर के करीब छोड़ गया, हमेशा के लिए। घर का दरवाजा खुला था। वो घर में दाखिल हुई तो माँ किचन में चाय बना रही थी। अफशा किचन के सामने से गुजरती हुई कमरे में चली गई। बैग रखकर अभी वो शूज उतार रही थी कि माँ अंदर आ गई और आते ही सख्त लहजे में बोली, कहाँ थी तू? अफशा एक सीधी लड़की थी। उसकी समझ में कुछ ना आया कि वो माँ से क्या कहे, लेकिन जवाब बहरहाल देना था। वो इतना ही कह सकी, अम्मी मैं स्कूल में थी, टीचर ने रोक लिया था। झूठ बोलती है तू, मैं पहला के घर गई थी, उसने मुझे बता दिया है कि तू किसी के साथ गई थी। माँ ने उसकी उजड़ी सूरत देखकर अंदाजा लगा लिया कि वो क्या करके आ रही है। उसने अफशा का जूता उठाया और उसे मारने लगी। बता तू किसके साथ गई थी? वो चुपचाप पिटती रही और रोती रही। वो क्या जवाब देती? उसके पास कोई जवाब ना था। उसका जिस्म ही नहीं, रूह भी जख्मी थी। जब माँ मार मार कर थक गई तो उसने जूता फेंक दिया। तब अफशा ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मी मुझे और मारे, इतना मारे कि मैं मर जाऊं, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। होने वाली बात होकर रही। कोई टोना टोटका, कोई गोली काम ना आ सकी। जब किसी का आना ठहर गया तो अफशा की माँ जाहिदा की रूह तक कांप गई। रुसवाई और बदनामी ने उसका घर देख लिया था। अफशा से ज्यादा जाहिदा की हालत खराब थी। जो होने वाला था वो उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त करने को तैयार न थी। जाहिदा अफशा को एक करीबी क्लिनिक लेकर पहुंची। जाहिदा ने लेडी डॉक्टर की मिन्नत समाजत की, उसके पांव तक पकड़े कि वो किसी तरह अफशा को इस मुसीबत से निजात दिला दे, लेकिन उसूल पसंद डॉक्टर टस से मस न हुई। वो कातिल डॉक्टर बनने के लिए हरगिज तैयार न थी। नहीं बीबी, मैं ये हरगिज नहीं कर सकती। बिलाखिर उसने हतमी अंदाज में फैसला सुना दिया, डॉक्टर साहिबा अगर आपने हमें रुसवाई से निजात ना दिलाई तो मैं अपनी बेटी को जहर दे दूंगी। जाहिदा ने अपने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए कहा। लेडी डॉक्टर के पास इस बात का कोई जवाब न था। वो खामोशी से उसे देखती रही। जाहिदा अफशा को लेकर क्लिनिक से निकल गई, लेकिन लेडी डॉक्टर के दिल में फांस सी चुभा गई। वो माँ का दुख समझती थी, लेकिन उसके पास दुख का मदावा न था। बस वो बेबसी से सोचती रह गई। लेडी डॉक्टर के हतमी फैसले की तरह जाहिदा ने भी हतमी फैसला कर लिया था। अगर डॉक्टर उसकी बेटी को रुसवाई से निजात दिलाने से कासिर थी तो क्या हुआ? वो खुद तो बेबस न थी, वो अपनी अफशा को उस रुसवाई से निजात दिलाने पर कादिर थी।
उसी रात उसने अफशा को उसके आखिरी अंजाम से दो चार करने का पुख्ता इरादा कर लिया। जब घर के सब अफराद सो गए तो जाहिदा ने अपने बराबर सोई हुई अफशा को उठाया। उठ जा बदबख्त। अम्मी क्या हुआ? अफशा आंख खोलती हुई उठ बैठी। अब भी कुछ और होने को बाकी रह गया है, जाहिदा ने बड़े जहरीले अंदाज में कहा। जान नहा करा। अम्मी क्यों, ये कौन सा वक्त है नहाने का? अफशा हैरान थी। अब तुझे ऊपर जाना है, अच्छा होगा कि नहा धोकर जाए, जाहिदा ने अजीब से लहजे में कहा। ठीक है अम्मी। अफशा को जैसे सारी बात यकलक समझ में आ गई। वो उठकर गुसल खाने में चली गई। 10 मिनट के बाद वो वापस आई तो उसके चेहरे पर बड़ा निखार था। चिराग बुझने से पहले भड़कता है, उसका चेहरा इसी कैफियत का गम्मास था। जाहिदा ने उसके चेहरे से फौरन नजर हटाते हुए कहा, बैठ। अफशा जाहिदा का हुक्म सुनकर बेड पर बैठ गई। जाहिदा ने लकड़ी की अलमारी से बोतल निकाली, वो एक शॉपर में लिपटी थी। जाहिदा ने बोतल शॉपर से निकाली और अफशा को देते हुए बोली, ले मेरी जान, पी जा इसे। अम्मी तुमने मेरी जान कहा, अब ये सफर मेरे लिए आसान हो गया, लाओ बोतल दो मुझे। अफशा ने माँ के हाथ से बोतल ले ली। फिर उसने बोतल का ढक्कन खोला, अपना चेहरा ऊपर उठाया, मुंह खोला और तेजी से तेजाब पीती चली गई। तेजाब के अंदर जाते ही उसकी हालत खराब हो गई, वो बुरी तरह करहाने लगी। तभी अनारा चीख पड़ी, अम्मा अम्मा, इस मंदिर को हटाइए मेरे सामने से, मुझसे नहीं देखा जा रहा, मेरे जिस्म में आग सी लग गई है। माई पंखी एकदम चौंकी और जल्दी से बोली, अच्छा सबर कर। ये मंदिर इंतहाई दिलखराश था। अफशा का सयाल आग में जलता वजूद, उसका तड़पता जिस्म किसी भी इंसान को खून के आंसू रुला सकता था। माई पंखी ने मुट्ठी खोलकर तेजी से कुछ पढ़ा और दूसरे घर में बैठी अनारा पर फूंक मारी। अनारा की आंखों के सामने एकदम गहरा अंधेरा छा गया। अफशा का तड़पता वजूद उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। बस अनारा गहरे अंधेरे में गहरे सांस लेती रह गई। उसे लगा तेजाब अफशा ने नहीं, खुद उसने पिया था। अभी तक उसके वजूद में आग लगी हुई थी। वो इस दिल दहलाने वाले मंदिर को भुला नहीं पा रही थी। चल उठ जा अंजू, माई पंखी ने चांदनी का भारी तावीज अपने गले में डालते हुए कहा और खुद भी सातवें घर से बाहर निकल आई। वो चारपाई पर लेट गई, उस पर शरीर थकन तारी थी। अनारा अपने हवास पर काबू पाते हुए दूसरे घर से निकल आई और चारपाई की पायंती की जानिब बैठ गई। उसने माई पंखी की लकड़ी की तरह सूखी टांगों को अपनी गोद में रख लिया और आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगी। माई पंखी अपने एक हाथ आंखों पर रखे कुछ देर यूं ही लेटी रही, फिर अचानक बोली, अंजू अभी तूने जो कुछ देखा वो किसकी जीवन कथा थी? अम्मा मुझे नहीं मालूम, अनारा ने जानते बूझते इनकार किया। जन्म जली, ये तेरी जीवन कथा थी, तेरा दूसरा घर। माई पंखी ने अपने पांव सुकोड़ते हुए कहा, अब जा अंदर चली जा। जाती हूँ अम्मा, अनारा उठते हुए बोली। तू मुझे अपने पास बैठने क्यों नहीं देती? तू मुझ बुढ़िया के पास बैठकर क्या करेगी? माई पंखी ने हंसकर कहा, वैसे भी मेरे पास वक्त कहाँ होता है, चल अब जा तू। अनारा कोई जवाब दिए बगैर कमरे की तरफ बढ़ गई। देखो प्यारे भाई, इतना याद रखो कि वो खबीज बहू के वजूद से निकल जरूर गया है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सैलाब की तरह अपने असरात छोड़ गया है। अब आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जैसे ही बहू का पांव भारी हो मुझे फौरन बताना। बच्चे की विलादत तक हमें बहू का खास ख्याल रखना होगा। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। प्रोफेसर मुजाहिद उठते हुए बोले, इसका मतलब यह है कि ये सिलसिला भी रुका नहीं? निसार अय्यूब साथ चलते हुए बोले, बस यूं समझ लें कि हाथी निकल गया है, उसकी दुम बाकी रह गई है, या यूं कह लें कि पलकों की सुइयां रह गई हैं, जो अच्छा लगे वो समझ ले। पर हकीकत यही है कि अभी आखिरी मरहला बाकी है, अल्लाह बेहतर करेगा, प्रोफेसर मुजाहिद ने कहा। निसार अय्यूब से हाथ मिलाया और रुखसत हो गए। ये आखिरी मरहला जरूर था, लेकिन किसी मार्के से कम न था। पांव भारी होते ही प्रोफेसर मुजाहिद को मुत्तला किया गया। उन्होंने उसी दिन मगरिब के बाद हाजिरी दी। बहू को अपने सामने बिठाकर 2-3 मिनट कुछ पढ़ा, पानी भरे गिलास पर दम किया और नाज़रीन को पिला दिया और बगैर एक लफ्ज बोले घर से निकल गए। 2 घंटे के बाद उनका फोन आया कि अली निसार को मेरे पास भेज दे। निसार अय्यूब ने फौरन अली को प्रोफेसर मुजाहिद के घर रवाना कर दिया। प्रोफेसर मुजाहिद ने अली निसार को नाज़रीन के पेट पर बांधने के लिए एक गंडा दिया और कहा, बहू से कहना कि इसे हर वक्त पेट पर बांधे रखे, इसे किसी भी सूरत उतारे नहीं। जी अच्छा, अली निसार मौदबाना लहजे में बोले। मगरिब के बाद घर से निकलने पर सख्त पाबंदी है। प्रोफेसर मुजाहिद ने एक और हिदायत दी, ये पाबंदी कम से कम 3 माह रहेगी। 3 माह बाद बहू घर से बाहर जा सकेगी, लेकिन मेरी इजाजत के बगैर नहीं। जी ठीक है, अली निसार ने कहा। 2-2.5 माह खैरियत से गुजर गए। फिर एक वाकया हुआ। नाज़रीन और अली निसार दोपहर का खाना खाकर अपनी खाला के घर से वापस आ रहे थे। वो सीढ़ियां उतर रहे थे। फ्लैट की आखिरी 5-6 सीढ़ियां रह गई थी
कि अचानक अली निसार को जाने क्या हुआ कि वो लड़कते हुए नीचे आ रहे। नाज़नीन उनसे 2 सीढ़ियां पीछे थीं। अपने शौहर को गिरते देखकर उनकी चीख निकल गई। वो कम सीढ़ियों से गिरे थे, लिहाजा किसी गहरी चोट से बच गए। बस हाथों और कोहनियों पर मामूली चोटें आईं। निसार अयूब ने फोन करके प्रोफेसर मुजाहिद को इस वाकये से मुत्तला किया। उन्होंने अली निसार से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। जब अली निसार फोन पर आए तो प्रोफेसर मुजाहिद ने अपने मखसूस लहजे में कहा, हाँ भाई, कहाँ गिरते फिर रहे हो, क्या हुआ था? जवाब में अली निसार ने वाकया बयान किया। क्या सीढ़ियों पर कोई फिसलन वगैरह थी? प्रोफेसर मुजाहिद ने पूछा। तुम्हारा पाँव फिसला था? नहीं, पाँव नहीं फिसला, बल्कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने धक्का दिया है, अली निसार ने बताया। लेकिन पीछे तो तुम्हारी बेगम थी, क्या उन्होंने धक्का दिया था? प्रोफेसर मुजाहिद बोले। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं, अली निसार ने कहा। हो सकता है ये मेरा वहम हो। हाँ बेटा, ऐसा ही होगा, प्रोफेसर मुजाहिद ने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। 15-20 दिन आराम से गुजर गए। फिर एक मसला खड़ा हुआ। आधी रात को अचानक नाज़रीन की आंख खुली। कमरे में घुप अंधेरा था, नाइट बल्ब भी रोशन न था। उन्होंने कोई डरावना ख्वाब देखा था। उसकी दहशत से आंख खुली थी। कमरे में अंधेरा पाकर वो मजीद हवास गुम कर बैठी थी। अभी वो सोच ही रही थी कि वो कहाँ हैं और उन्होंने ख्वाब में क्या देखा था कि किसी नौज़ायदा बच्चे के रोने की चीख नुमा आवाज आई। ये आवाज उनके पहलू से आई थी। वो हबड़ा कर उठ बैठी और जल्दी से कमरे की लाइट ऑन की। घबराकर बेड की जानिब देखा। बेड पर अली निसार मौजूद थे और वहाँ कुछ न था। अली निसार की लाइट जलते ही आंख खुल गई। उनकी नजर मुतवहिश नाज़रीन पर पड़ी तो वो परेशान होकर उठ बैठे। क्या हुआ नाज़रीन? नाज़रीन अली निसार के पास आ बैठी। वो कांप रही थी। अली निसार ने उन्हें करीब करते हुए पूछा, क्या हुआ, कोई डरावना ख्वाब देख लिया क्या? जी, डरावना ख्वाब तो देखा ही, लेकिन आंख खुलती ही एक अजीब बात हुई। पहले ये बताइए, नाइट बल्ब किसने बंद किया? नाज़रीन ने नीले 0 वॉट के बल्ब की तरफ देखते हुए पूछा। मैंने तो बंद नहीं किया। अली निसार ने बटन की तरफ देखा जो ऑन था। वो उठे और बटन को ऑन ऑफ किया। बल्ब ना जला। मेरा ख्याल है फ्यूज हो गया है। इस कमबख्त ने भी अभी फ्यूज होना था, नाज़रीन ने गुस्सा किया। कुछ बताओ तो आखिर हुआ क्या? अली निसार नाज़रीन के करीब आ बैठे। तब नाज़रीन ने अचानक खौफजदा होकर आंख खुलने की बात बताई। उन्होंने कोई डरावना ख्वाब देखा था। ख्वाब उन्हें याद न था, बस एक एहसास था। फिर उन्होंने बताया कि अंधेरे में यूं महसूस हुआ जैसे कोई नौज़ायदा बच्चा उनकी पहलू में लेटा चीख रहा है। मुझे लगता है ये भी तुमने ख्वाब में ही देखा है, अली निसार ने नाज़रीन की सारी बात सुनकर कहा। नहीं, उस बच्चे की चीखने की आवाज मैंने पूरे होशो आवाज में सुनी। नाज़रीन उस चीख को ख्वाब का हिस्सा मानने को तैयार न थी। और अभी ये बहस चल ही रही थी कि वॉशरूम से फिर वैसी ही रोने की चीख नुमा आवाज आई। ये आवाज इंतहाई तलख्त और तेज थी। हाय अल्लाह! नाज़रीन खौफ के मारे अली निसार से लिपट गई। क्या आपने ये आवाज सुनी? हाँ, मैं देखता हूँ। अली निसार उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़े। वॉशरूम का दरवाजा मुकम्मल बंद न था, थोड़ा सा खुला हुआ था। अली निसार ने पूरा दरवाजा खोल दिया और मरकज जैसा अंधेरा था, कुछ दिखाई ना दिया। उन्होंने वॉशरूम की लाइट जलाई। इतने में नाज़रीन भी बेड से उठकर दरवाजे पर आ गई थी। अली निसार ने वॉशरूम के अंदर जाकर अच्छी तरह मुआयना किया, लेकिन उन्हें कोई बच्चा ना दिखाई दिया। वक्त गुजरने के बाद वहशत बढ़ती गई। नाज़रीन पर हरदम एक घबराहट सी तारी रहने लगी। प्रोफेसर मुजाहिद का इलाज जारी था। उन्हें हर बात से आगाह रखा जा रहा था। उनका ख्याल था कि जब तक बच्चे की विलादत नहीं हो जाती, इस किस्म के वाकयात पेश आते रहेंगे। बच्चे की पैदाइश के बाद हर तरह सुकून छा जाएगा। बच्चे के जन्म में अभी 3 माह बाकी थे। नाज़रीन वहशत में मुब्तला थी। जो कुछ उन पर बीत रही थी वो उनका सुकून बर्बाद करने के लिए काफी थी। अब उन्हें सिर्फ बच्चे की आवाज सुनाई नहीं देती थी, बल्कि बच्चा भी दिखाई देने लगा था। अजीब उल खलकत बच्चा। उसके सर और चेहरे पर बेपनाह बाल थे, किसी बनमानस की तरह। वो किसी भी वक्त कहीं भी दिखाई दे जाता। कभी पहलू में लेटा गुर्रा रहा है, कभी कालीन पर पड़ा हाथ पैर मार रहा होता, कभी नाज़रीन कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोलती तो कपड़ों पर पड़ा अंगूठा चूस रहा होता। नाज़रीन उसे जब भी देखती उनकी दिलखराश चीख निकल जाती। घर के अफराद परेशान होकर उनके कमरे की तरफ भागते। क्या हुआ सब पूछते। वो बेड पर बैठी रो रही होती। उनका पूरा जिस्म कांप रहा होता। फौरन प्रोफेसर मुजाहिद को इत्तला की जाती। वो अगर घर पर होते तो बिला ताखिर आ जाते, झाड़ फूंक करते, पानी दम कर देते और नाज़रीन के सर पर हाथ रखकर तसल्ली देते। बेटा बस थोड़ा और सब्र कर लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन तो हद ही हो गई। दोपहर का वक्त था। नाज़रीन खाना खाकर बेड पर नींद दराज थी। बेडरूम का दरवाजा खुला था, लेकिन पर्दा पड़ा हुआ था। इत्तफाक से वो दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। अचानक पर्दा हिला और वो नौज़ायदा शैतान बच्चा चलता हुआ अंदर आया और बेड के नजदीक आकर बोला, अम्मा दूध दे। नाज़रीन के होश उड़ गए। वो चीख भी ना सकी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और वो अपनी सुध बुध खो बैठी। नाज़रीन जाने कितनी देर बेहोश पड़ी रही। फरीदा किसी वजह से कमरे में आई तो उन्होंने नाज़रीन को बेहोश पाया। वो दौड़कर अपने शौहर निसार अयूब के पास गईं। उन्हें सूरत हाल से आगाह किया।
फौरी तौर पर नाज़रीन को अस्पताल पहुंचाया गया। गुमान ये था कि ब्लड प्रेशर एकदम हाई होने की वजह से नाज़रीन पर बेहोशी तारी हो गई है, लेकिन ऐसा ना था। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में था, लेकिन मामलात कंट्रोल में ना थे। इमरजेंसी में ऑपरेशन करने का फैसला किया गया। अली निसार और प्रोफेसर मुजाहिद अस्पताल पहुंच चुके थे। प्रोफेसर मुजाहिद ने निसार अय्यूब को हिदायत कर रखी थी कि डिलीवरी के वक्त उन्हें जरूर अस्पताल बुलवा लिया जाए। अगरचे फितरी तौर पर बच्चे की पैदाइश में कुछ वक्त बाकी था, लेकिन सूरत हाल की नजाकत के पेश नजर ऑपरेशन नागुज़ीर था। ये छोटा अस्पताल था, बुनियादी तौर पर मैटरनिटी होम था। इस अस्पताल की रूह रवा एक तजुर्बेकार लेडी डॉक्टर निगहत खान थी। वो इत्तला मिलते ही अस्पताल आ चुकी थी। ऑपरेशन जारी था। प्रोफेसर मुजाहिद अस्पताल के प्राइवेट रूम में बैठे सर झुकाए कुछ पढ़ रहे थे। एक कुर्सी पर निसार अय्यूब और बेड पर अली निसार बैठे थे। फरीदा ऑपरेशन थिएटर के सामने मौजूद थी। वो दिल ही दिल में बहू के बखैर आफियत फारिग होने की दुआ मांग रही थी। ऑपरेशन थिएटर में अजीब पुरस्कार सनसनी थी। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, पहले तो डॉक्टर निगहत के हाथ कांपे, फिर कमजोर दिलनस उसे देखते ही बेहोश हो गई। आया ने उसे हाथ लगाने से इनकार कर दिया। वो चीखती हुई बाहर भागी। डॉक्टर निगहत के हाथों हजारों बच्चे दुनिया में आ चुके थे, लेकिन उन्होंने ऐसा अजीब खलकत बच्चा आज तक नहीं देखा था। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, गोल सी आंखें, स्याह रंगत, गैर मामूली हाथ पांव जो अंदर की जानिब मुड़े हुए थे। ये इंसान का बच्चा था ही नहीं। पैदा होते ही उसने इंतहाई करिया चीख मारी और उठने की कोशिश की। उस बच्चे को देखकर ऑपरेशन थिएटर में मौजूद स्टाफ की जान निकल गई। सबसे पहले आया थिएटर से निकलकर भागी, फिर बेहोश नर्स के अलावा वहाँ कोई न रहा। अगर डॉक्टर निगहत मजबूत आसाब की ना होती तो शायद वो भी बेहोश पड़ी होती या सर पर पैर रखकर ऑपरेशन थिएटर से भाग चुकी होती। फरीदा ने चीखती हुई आया को थिएटर से निकलते देखा तो दिल थाम कर रह गई। आया फरीदा के करीब आई और बमुश्किल बोली, खुदा की कसम बाजी, वो इंसान का बच्चा नहीं। या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम। फरीदा ये कहती हुई कमरे की तरफ भागी। प्रोफेसर मुजाहिद और निसार अय्यूब उन्हें दरवाजे के बाहर ही मिल गए। फरीदा को खौफजदा देखकर उनकी तरफ बढ़े। बेगम खैर तो है? वो बच्चा। फरीदा ने रुककर गहरा सांस लिया और फिर बोली, वो इंसान का बच्चा नहीं, पता नहीं क्या है। परेशान न हो, उसे चादर में लपेट कर बाहर ले आए। प्रोफेसर मुजाहिद जल्दी से बोले। वो जानते थे किसका बच्चा है। हाय नहीं, फरीदा ने खौफजदा होकर कहा। बेगम मैं आपके साथ चलता हूँ, डरे नहीं। डॉक्टर से कहे वो बच्चा हमारे हवाले कर दे, मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ। निसार अय्यूब ने फरीदा का हाथ पकड़कर ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाते हुए कहा। फिर अंदर क्या हुआ, किस तरह हुआ? बहरहाल फरीदा उस बच्चे को चादर में लपेट कर बाहर ले आई। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर निसार अय्यूब मौजूद थे। उन्होंने लपक कर उस शैतान को अपने हाथों में ले लिया और तीर की तरह वहां से निकले। रास्ते में प्रोफेसर मुजाहिद मिल गए। वो इस गैर इंसानी बच्चे के लिए इंतहाई मुस्तरब थे। उन्होंने चादर खोलकर एक नजर उस शैतान को देखा। वो उन्हें देखकर गैर इंसानी आवाज में गुर्राया और हाथ पांव मारने लगा। प्रोफेसर मुजाहिद ने उसके चेहरे पर चादर डालते हुए कहा, निसार अय्यूब जल्दी चलें, ये मरने ना पाए। कमरे में जाकर अनारा बेड पर बैठ गई। उसके दिल को सुकून न था। बार बार अफशा का तड़पता जिस्म उसकी निगाहों में आ जाता था। उसे असद पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसने मासूम अफशा को इंतहाई अय्यारी से अपने जाल में फंसाया था। सदा तो उसे मिलनी चाहिए थी, तेजाब तो उसे पिलाया जाना चाहिए था। उसका दिल चाह रहा था कि वो उड़ती हुई चली जाए और उसे तेजाब से भरे ड्रम में धक्का दे दे, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं सकती थी। उसने सोचा कि माईपंखी से बात करे, उसकी मदद से वो असद के ठिकाने पर पहुंच जाए। वो एक झटके से उठी और कमरे से बाहर निकल आई। माईपंखी चारपाई पर बैठी जाप में मसरूफ थी। अनारा को कमरे से बाहर आते देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अभी तक आजाद थी, न सिर्फ आजाद थी बल्कि वो कमरे से भी बाहर निकल आई थी। माईपंखी हड़बड़ा कर उठ बैठी और उसे डांटते हुए बोली, अंजू तू बाहर क्यों आई? चल जल्दी अंदर चल, मैं तुझे जंजीर करूं। अम्मा कर देना, मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही। अनारा ने उसकी डांट की परवाह न करते हुए कहा, मुझे एक बात बता अम्मा, जिस लड़के की वजह से मुझे तेजाब पीना पड़ा, क्या मैं उससे इंतकाम नहीं ले सकती? अम्मा तू बड़ी महान है, बस जरा मुझे उस लड़के तक पहुंचा दे, मैं उसे जलाकर वापस आ जाऊंगी। ओ मेरी अंजू, तू बड़ी भोली है। ये गुजरे वक्तों की बातें हैं, गुजरे वक्त को छेड़ा नहीं जा सकता, लिखे कर्मों को बदला नहीं जा सकता। जो गुजर गए उसे भूल जा, माजी में जाना मुमकिन नहीं। अगर तू इस तरह इंतकाम पर उतरेगी तो तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। तू इधर की रहेगी ना उधर की। माईपंखी ने उसे समझाने की कोशिश की। अम्मा बस मेरा जी चाहा कि उसको जिंदा आग में जला दूं। अनारा को किसी का चैन न था। इसका मतलब है कि मुझसे गलती हुई, माईपंखी बोली। तुझसे भला क्या गलती हुई? अनारा उसकी बात न समझी। तेरा जीवन तुझ पर खोल कर, माईपंखी ने कहा। नहीं अम्मा ऐसा ना कहे, अनारा तड़प कर बोली।
मैं चाहती हूँ कि मुझे अपने बारे में सब मालूम हो। मैं कौन हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ। बस यही सोचकर मैंने तुझ पर तेरा जीवन खोलना शुरू किया। तू रोज मेरे कान खाती थी कि अम्मा बता मैं कौन हूँ। माई पंखी उसकी तरफ देखते हुए बोली, बड़ी मुश्किल से मुझे इस बात की इजाजत मिली है। अब मैं आइंदा उस वक्त ही तेरे जीवन के बारे में कुछ बोलूंगी जब तू मुझसे वादा करेगी। कैसा वादा अम्मा? अनारा ने पूछा। यही कि जो कुछ देखेगी उसे देखकर चुप रहेगी। चल ठीक है अम्मा, वादा किया। अनारा ने हाथ उठाकर कहा, पर एक बात है अम्मा, ये मर्द हम पर कब तक जुल्म करते रहेंगे और हम कब तक चुप रहेंगे? मूर्ख अंजू, तूने जुल्म देखे ही नहीं। एक वो वक्त था जब लड़की को जिंदा दफन कर दिया जाता था। पति के मरते ही उसकी पत्नी को उसके साथ चिता में जला दिया जाता था और वो उफना करती थी। औरत बेवा हो जाती तो उसे जीते जी मार दिया जाता था। उसके जज्बात पर पत्थर बरसाए जाते। पर अब वो कल जैसी ना रही। मर्द उस पर तेजाब फेंकता है तो अब औरत भी उस पर तेजाब डालने लगी है। अब बीवी अपने शौहर को मारकर उसका सालन बनाने लगी है। कल की अनारा और आज की अनारा में बड़ा फर्क है। कल की अनारा खामोशी से तेजाब पी गई, लेकिन आज की अनारा इंतकाम पर उतर आई। वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब बीवी जालिम शौहर से छुटकारा पाने के लिए हाथ में तेजाब से भरी बोतल पकड़ेगी और अपने शौहर से कहेगी, मुझे फौरन तलाक दे वरना मैं फेंकती हूँ तुझ पर तेजाब। आज कोई मर्द उसे सिगरेट से जलाता है तो कल कोई औरत गर्म चिमटे से उसका जिस्म दागेगी। माई पंखी अपनी धुन में बोलती गई, छोड़ अम्मा, जाने तू क्या ख्वाब देखने लगी। अनारा ने मुस्कुराते हुए कहा, दो चार मिसालों से समाज नहीं बदला करता। समाज बदलने के लिए इनकलाब की जरूरत होती है और इनकलाब मर्द लाया करते हैं, फिर औरतें रही ना मुफ्तू की मुफ्तू। मेरी अंजू, तू नहीं जानती कि औरत किस कदर ताकतवर है। जब मर्द के आसाब पर सवार होती है तो उसका सारा इनकलाब, सारा फलसफा, सारी अकल टखनों में आ जाती है। माई पंखी ने बड़े पते की बात की। औरत को अपना आप खोजना चाहिए। वो कैसी दोधारी तलवार है उसे जानना चाहिए। वो मीठा जहर है उसे समझना चाहिए। अम्मा, हमारा मसला ये है कि हम दूसरे के मजालिम की तो बात करते हैं लेकिन खुद जो जुल्म कर रहे होते हैं उस पर गौर नहीं करते। अनारा ने नया मौजू छेड़ा। अंजू, क्या कहना चाहती है, साफ बोल। माई पंखी ने उसे घूरा। अम्मा, साफ बोली तो तू नाराज हो जाएगी। नहीं होंगी नाराज, तेरे दिल में जो आया है उसे बाहर निकाल। अम्मा, तूने मुझे कैद कर रखा है, क्या ये जुल्म नहीं? अनारा ने बड़े प्यार से बड़े मीठे अंदाज में कहा, हम मर्दों की तो बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि औरत औरत पर ज्यादा जुल्म करती है। अच्छा, बहुत बोल ली, अब चुप कर। माई पंखी आईने में अपनी असली शक्ल देखकर उससे हुए बगैर न रह सकी। चल अंदर, तू बिल्ली ही भली, तुझे किसी दिन पंजा मारूंगी, फिर पता चलेगा मेरी बिल्ली होने का। अनारा ये बात कह न सकी, बस सोच कर रह गई और सोच अमल की पहली सीढ़ी होती है।